क्या? बुक लिया है? हाँ, एक मिनट दिखा यार बुक। ये एमपी बोर्ड वाली है ना? पुराने दिन याद आ गए, बिल्कुल सिलेबस चेंज ही नहीं करते हैं 7 7 8 8 साल में ये। बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल मार्केट। और ये सेम सीबीएसई का भी सेम ही है ना? ये एक आध दिन के लिए मैं लेके जाऊं तो चलेगा? चल अब, हाँ अभी दे दे यार, मैं ना मंडे को वापस दे दूंगा। चलिए। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने अपने लिखने को दिए थे आप लोगों को, क्या आप लोगों ने लिखे ऑब्जेक्टिव्स? तो अपन वो चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कल मैंने पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या बोला था। रिवाइज कर लेंगे अपन। सबसे पहले इसकी थीम समझो, मतलब इसको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, अपन से बेसिक थीम समझें। तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस का मतलब है कि मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है, ये पढ़ रहे थे अपन। कि अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, मतलब कि जो व्यक्ति ठीक से मैनेजमेंट नहीं करता और उसके मुकाबले जो व्यक्ति ठीक से मैनेज करता है उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ रहे थे। जिसमें पहला मैंने क्या बोला था कि अगर आप ठीक से मैनेजमेंट करोगे ना तो आप गोल्स को अचीव कर पाओगे। मतलब जो भी आप सोचते हो कि यार मुझे ये पाना है जीवन में, या ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है, तो वो आप अचीव कर पाओगे अगर आप ठीक से मैनेजमेंट करोगे तो। इसका पहला पॉइंट था हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप ऑब्जेक्ट, ग्रुप गोल या ग्रुप ऑब्जेक्टिव। जिसका मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि अगर आप, जैसे हमको कोई फंक्शन, बहन की शादी को मैनेज करना है, तो अगर हम ठीक से मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे बहन की शादी ठीक से हो जाएगी। अगर कन्हैया सर ने हमको क्या बोला था कि 50 करोड़ की इस बार सेल अचीव करवा दो, तो अगर हम ठीक से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सेल कहां से अचीव होगी। मतलब हमको ठीक से मैनेजमेंट करना जरूरी है ताकि एक कॉमन डायरेक्शन एक कॉमन डायरेक्शन हमको मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है सारे लोगों को, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो अचीव हो सके। तो यहां पर कीवर्ड क्या हो गया, कॉमन डायरेक्शन। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपका लीडर हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमको क्या करना है, तो मैं आप सबको एक कॉमन डायरेक्शन बता रहा था कि अपने को इस पर्टिकुलर इस तरफ चलना है। सबको मैं क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था। जैसे ट्रैक में नहीं होता है, तो जब अपन ट्रैकिंग करने जाते हैं तो वहां पर वो जो लीडर है वो हमको गाइड करता है कि यहाँ से जाना, ये ऐसा रास्ता है। हेलो, अरे हेलो, वहां से ही बंद हो गया क्या? अगर वहां से बंद नहीं हो तो मैं फोन नहीं लगाऊंगा। कौन सा वायर? तो ये कहाँ लगाना पड़ेगा? तो पाँव से ऐसे कर लो तो आज। हेलो 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 आगे। लाइव तो चल रहा है ना? हाँ तो लाइव, चलो मैं क्या बता रहा था कि अगर हमने एक कॉमन डायरेक्शन दिया है, मतलब हमने मैनेजमेंट ठीक से किया है, तो हम गोल्स को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, गोल्स को अचीव करने के साथ साथ हम हमारी इफिशियंसी भी क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। इफिशियंसी का एक छोटा भाई क्या था, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को भी हम क्या बोल रहे थे, इफिशियंसी। मतलब कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम करना, कम टाइम में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव करना, या कम खर्चे पर अच्छे रिजल्ट्स अचीव करना क्या होता है, इफिशियंसी। तो यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। और हम कैसे कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, अच्छी डायरेक्टिंग, मतलब मैनेजमेंट ठीक से करके हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसीज को भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट था कि ये जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मतलब कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट को ना बार बार चेंज होना पड़ता है। जैसे कोरोना आ गया, सर 11th हो गई, 11th तो हो गई ना,
लीव कर दे अब तो, ये तो 12th का चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोविड आ गया तो हमको हमारा पूरा मैनेजमेंट चेंज करना पड़ा है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम क्या करेंगे, फटाफट से चेंजिंग इन्वायरमेंट को देख करके अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि हम क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट। और वही अगर कोई दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोचती रह जाएगी कैसे करूं क्या करूं, इतनी देर में तो अपन मैनेज करके आगे भी बढ़ जाएंगे। मतलब अगर अपना मैनेजमेंट अच्छा है तो हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, डायनेमिक, मतलब जो फटाफट चेंज हो जाती है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेती है। जैसे गिरगिट होती है ना, तो गिरगिट जहां जाती है वैसा अपना रंग बदल लेती है। तो सेम हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगी, जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होगी वैसे वैसे हम फटाफट चेंज हो जाएंगे दूसरों के मुकाबले। तो यहां पर यही है कि कोई भी अगर मान लो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हमको मिल गया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, मैंने क्या बताया था कि एक आराम से बैठा हुआ एम्प्लॉय, कन्हैया का एग्जांपल लिया था कि जब तक ये था नयन था तो उसको मजे ही मजे थे, जैसे मयंक आया तो उसके बाद क्या हो गया, इसके मजे खत्म हो गए। मतलब ये सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बैठा हुआ था, अब इसको काम करना पड़ेगा। मतलब अगर हम कन्हैया के लिए चीजें चेंज कर देंगे तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मना करेगा, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि वो एक फेमिलियर सिक्योर इन्वायरमेंट में था, लेकिन अब उसको चैलेंजिंग वन में जाना पड़ेगा। तो अगर हमारा अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम फटाफट से अडेप्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे, ढल जाएंगे। और ये जो हमारी पर्टिकुलर क्वालिटी है ये हमको कॉम्पिटिटिव एज देती थी। कॉम्पिटिटिव एज में मैंने क्या लिखाया था, हमको बेनिफिट है दूसरों से, कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हम दूसरों से बेहतर हैं, दूसरे मैनेज करने में टाइम लगाते हैं, हम फटाफट क्या कर जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट आया सबको समझ में, हेलो, हाँ। उसके बाद चौथा, मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल गोल को भी अचीव करने के लिए मदद करता है। तो यहां हमने क्या बोला था, अगर हमारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने गोल्स को तो अचीव करवाएगी, वो सामने वाले के पर्सनल, हाँ, ये बैच के बाद पहले टेस्ट देना। फाउंडेशन के मैच के लेक्चर नहीं लगे क्या इनके, ये तो बोल रहे हैं कि हमने क्लास में ही नहीं पढ़ा। तो आप लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा क्या किसी ने भी? तो पुराने वाले आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना लॉग, तो 11th वाला ही तो है। क्या करें फिर, एक बार आप कंफर्म कर लो, ठीक है। हाँ जी, पता नहीं क्या है। हाँ जी, इधर देखो, मैनेजमेंट किस चीज पे हेल्प करता है भाई, अच्छी गोल अचीव करने के लिए, इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, और फिर मैंने क्या बोला था, पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए। यहां हमने कौन सी कंपनी का एग्जांपल लिया था, गूगल का एग्जांपल लिया था। गूगल का इन्वायरमेंट कैसा है कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, कोई अगर उसको आइडिया आता है तो उसके आइडिया में फंडिंग में वो खुद ही दे देता है। मतलब गूगल क्या करता है ना, ठीक। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन गूगल जैसी है तो गूगल क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, अपने एम्प्लॉयज को हर सुविधा वो खुद ही दे देता है। मतलब एम्प्लॉयज की ग्रोथ भी अच्छी करवाता है, पैकेज भी अच्छा देता है, और अगर उसको आगे जाकर के कोई स्टार्टअप वगैरह करना है तो उसकी फंडिंग भी खुद ही दे देता है। तो गूगल सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है कि अपने एम्प्लॉय के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय के पर्सनल गोल क्या होते हैं कि मुझे अच्छी ग्रोथ मिले, मुझे अच्छा पैसा मिले, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिले। तो गूगल ये सारी चीजें दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, पर्सनल गोल को भी अचीव करने के लिए मदद कर रहा है अपने एम्प्लॉयज की। तो वहां पे यही है कि हम क्या करते हैं, मोटिवेट, मैनेजर क्या करेगा, मोटिवेट और लीड करेगा, ताकि इंडिविजुअल मेंबर है ना अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर सके और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट करे। मतलब एक व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करे और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो क्या करे, अपने पर्सनल गोल भी अचीव करे। मतलब हम उसको ऐसी मदद करें कि उसके पर्सनल गोल भी अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाए। और ये कैसे होगा,
हम टीम स्पिरिट लेकर के आएंगे कि सब साथ में काम करो, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, मतलब हम साथ में मिलके काम करेंगे। जैसे आर्मी वाले होते हैं ना, तो आर्मी में ऐसे होता है ना कि सब साथ में मिलके काम करेंगे, देश की रक्षा करना है। तो वहां ऐसा थोड़ी होता है कि एक अलग भाग रहा है, एक अलग भाग रहा है। उनको सबको एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना पड़ता है ना, अगर दुश्मन को मारना हो तो सेम ग्रुप की सक्सेस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम टीम स्पिरिट और सक्सेस वगैरह, ग्रुप सक्सेस के लिए क्या करेंगे, टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन लेकर के आएंगे। चौथा पॉइंट क्लियर हुआ, उसके बाद क्लियर हुआ पक्का। और फिर पांचवा हमने बोला कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, आपको सोसाइटी को भी तो डेवलप कर रहा है। सोसाइटी को डेवलप करना मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, अच्छे प्रोडक्ट बनाना, अपने कस्टमर को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करना, हमारी वजह से किसी को कुछ नुकसान वगैरह ना हो। जैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि क्या हो सके, हम सोसाइटी को भी डेवलप कर सकें, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार वगैरह दे सकें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए ताकि हमारे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो और हमारा भी डेवलपमेंट हो। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ठीक से करोगे तो गोल भी अचीव कर पाओगे, इफिशियंसी भी इंक्रीज कर पाओगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना पाओगे कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ वो खुद को भी फटाफट चेंज कर सके, जिससे वो दूसरों के मुकाबले बेहतर बन सके। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी आप अचीव करवाओगे अपने एम्प्लॉय के, हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, और लास्ट में सोसाइटी को भी डेवलप करोगे, समाज के लिए भी भले का काम करोगे। क्लियर हुआ। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं कि नेचर क्या है। जैसे होता है ना, उसका नेचर कैसा है, गुस्से वाला है, गुस्से वाली है, या अच्छा नेचर है। तो वैसे ही हम उनका नेचर जानने की कोशिश करते हैं, तो अब हम उनके साथ साथ मैनेजमेंट का भी नेचर जानने की कोशिश करेंगे। नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो चाहता क्या है हमसे। नेचर का मतलब यहां अपन देखेंगे कि भाई, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली लेट द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट भी क्या होता है पता है, बदलते जमाने के साथ साथ मैनेजमेंट भी चेंज होता जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले के जमाने में हर चीज लिखा पढ़ी होती थी, मतलब कंप्यूटर थे ही नहीं। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर देखे तो वैसे कंप्यूटर थे, लेकिन ऐसे ऑफिसेज में यूज थोड़ी होता था 1990s के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता था, हर चीज मैन्युअली होती थी। जैसे अकाउंटिंग अपन पढ़ते हैं ना आज, तो आपको ये तो पता होगा कि अकाउंटिंग लिख के नहीं करी जाती है, टेली सॉफ्टवेयर पे की जाती है। जो अपन ऐसे कैश अकाउंट, डेबिट बैंक, ये जो लिखते हैं, ये एक्चुअल में लिखना थोड़ी होता है, वो तो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्चुअली टेली पे, सैप पे प्रॉपर एंट्रीज वगैरह करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिकली। तो एक बात बताओ, पहले मैनेजमेंट अलग तरीके से होता था। जैसे पहले हमको एडवर्टीजमेंट करनी होती थी तो हमारे पास एक दो ही मीडियम थे। जैसे अगर हमने एक नई टी शर्ट लॉन्च करी, तो अगर हम 1990-80 में अगर अभी होते तो अपन क्या करते, ज्यादा से ज्यादा वो पैम्फलेट बांट देते। जैसे होता है ना कि सेल सेल सेल, तो राह चलते इंसानों को पैम्फलेट बांटते हैं। या अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में रख के दे देते हैं कि वो न्यूज़पेपर में से निकला वो। या फिर ज्यादा से ज्यादा दूरदर्शन में ऐड दे देते। और क्या करते हैं अपन, और सेल्समैन को भेजते, बोलते हैं सेल्समैन आना मना है, तो वैसे सेल्समैन को भेजते। यही तरीके थे, और क्या तरीके थे। और ज्यादा से ज्यादा फिल्म थिएटर में आता है ना, मूवी शुरू होने से पहले वीको टर्मरिक का ऐड आता है, तो वो ज्यादा ज्यादा ऐड दिखा देते। यही तरीका था, और तो कोई तरीका था नहीं। तो पहले मैनेजमेंट अलग तरीके से होता था, पहले इस तरीके से हम काम करवाते थे। लेकिन अब तो बहुत सारे तरीके हो गए ना। आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड दे सकते हो, आप यूट्यूब पे ऐड दे सकते हो, आप नेटफ्लिक्स में प्रमोट कर सकते हो, आप कितनी सारी चीजें और कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली, आप डिजिटली कितना प्रमोट कर सकते हो। तो इन सबको आप क्या बोलोगे, इन सबको आप बोलोगे कि जैसे जैसे मैनेजमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैनेजमेंट करने का तरीका भी तो बदल रहा है ना। जैसे पहले फैक्ट्री में ज्यादा जो है इतना ज्यादा कोई इक्विपमेंट नहीं थे, तो हमको ना मजदूरों को बुलाना पड़ता था। जैसे पहले इधर से उधर सामान ले जाने के लिए मजदूरों को बुलाना पड़ता था। आजकल क्या है, फैक्ट्रीज में ही एक रिक्शा चल गई। आजकल फैक्ट्री में छोटी छोटी रिक्शा बना दी, फैक्ट्री में ऐसे ऐसे बाइक जैसा कुछ बना दिया है जिसमें एम्प्लॉय जो है माल रख के खुद घूम सकता है। तो अब ये क्या हुआ, मैनेजमेंट तरीके, काम करने के तरीके बदले, तो उसको मैनेज करने के तरीके भी तो बदलने चाहिए ना।
क्लियर हुआ क्या पढ़ाना जा रहा हूं मैं? तो यहां पर वो क्या बोल रहा है पता है, कि जैसे ट्रेड और कॉमर्स बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जैसे मेरा देश बदल रहा है ना, मेरे मैनेजमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जो मैनेजमेंट है ना, इसमें सेवरल डिफरेंट कॉनोटेशंस दैट हाईलाइट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कॉनोटेशन का मतलब ये होता है डिफरेंट तरीके या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कॉनोटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं ना, जैसे मैं बताता हूं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, मतलब कॉनोटेशन का मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा सही वर्ड है, पार्ट्स, हिस्सा। जैसे होता है ना कि एक केक है, लेकिन केक के डिफरेंट कॉनोटेशन कैसे हो गए, इधर ये वेनिला फ्लेवर है, इधर चॉकलेट फ्लेवर है, इधर कोई और फ्लेवर है, तो क्या हो गया, डिफरेंट कॉनोटेशन हो गए। भूख लग रही है और मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि मैनेजमेंट के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमको लोगों को भी मैनेज करना है, ऊपर पर क्या है, अपन सब लोगों को भी मैनेज करना है, काम को भी मैनेज करना है, ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है, फिर एडवर्टीजमेंट को भी मैनेज करूंगा, पैसे को, फाइनेंस को भी मैनेज करूंगा, तो कितनी सारी चीजें। तो इसीलिए ये जो मैनेजमेंट है ना, इसके डिफरेंट कॉनोटेशन है दैट हाईलाइट्स द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर। The study management has evolved over a period of time along with the modern organization। समझा रहा हूं क्या लिख रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, based both on the experience and practices of management or set of theoretical relationship over a period, it has grown into a dynamic subject on special characteristics। ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज का सिंपल मतलब पता क्या है, पहले समझेंगे फिर याद करेंगे। देखो इसका सिंपल मतलब पता क्या है कि ना जो मैनेजमेंट है वो ना हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे डिफरेंट पार्ट्स मैनेजमेंट के क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है ना मैनेजमेंट के, इनको मैनेज करने का जो मेथड है, मेथड ऑफ मैनेजमेंट, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा ना। जैसे एग्जाम्पल, आपका कोई खास दोस्त है, दोस्त, जो खास दोस्त है, वो खास दोस्त पता है ऐसा है कि अगर मान लो उसको खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है, कुछ कुछ दोस्तों का ऐसा होता है, कुछ कुछ लोगों का, कि अगर उनको खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर वो उनसे बुरा कोई नहीं है। और जैसे उसको वो होता है ना, वो किले, वो भूख लगती है तो तू रोहित शेट्टी बन जाता है, वो जो ऐड आता है, तो सेम जैसे उसको भूख लगती है तो वो एकदम से क्या हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो ये क्या है, उसके नेचर का एक हिस्सा है जो हमको समझना है। जैसे जिसके साथ अपन रहो ना, धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि वो इंसान किस तरीके से, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे उस इंसान को ना मान लो मिठाई बहुत पसंद है, और दूसरा वो अपनी माँ से मान लो बहुत ज्यादा प्यार करता है, कि बाकी तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल लो चलेगा, लेकिन माँ के बारे में कुछ भी खिलाफ मत बोलना। अब मैं ये क्या बता रहा हूं, एक व्यक्ति के अलग अलग ना नेचर के हिस्से होते हैं। जैसे वो व्यक्ति जो है, वो हो सकता है ना कि किसी गरीब को देख करके दया खा जाए, लेकिन वो होता है ना कि बुरे के साथ तो बहुत बुरा है, अच्छे के साथ बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ना उसके नेचर के टाइप्स हैं कि भाई ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति को डिफाइन करना है तो हम बोल देंगे इसको मीठा बहुत पसंद है, इसको भूख लगती है तो ये पागल हो जाता है, इसको गुस्सा बहुत आता है, ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। ये हम क्या बोल रहे हैं, किसी इंसान के नेचर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम मैनेजमेंट के साथ होता है कि मैनेजमेंट में ना इतनी सारी चीजें करनी है अपने को। सोचो, फैक्ट्री को भी मैनेज करना है, पैसे को भी मैनेज करना है। भाई मान लो लोन आ गया और लोन है 10 करोड़ का, तो वो 10 करोड़ पूरा का पूरा प्रोडक्शन में लगा दूंगा तो मार्केटिंग में क्या लगाऊंगा फिर, तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा। प्लस एडवर्टीजमेंट अलग तरीके से मैनेज करूंगा, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है उसको अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। जैसे अगर मेरी आंख में दिक्कत है तो आंख को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, वो नाजुक पार्ट है। और वही अगर बालों को ट्रीट करना है तो बालों को तो पकड़ के से खींच भी सकते हैं क्या, नाक को पकड़ करके खींच सकते हैं क्या। मतलब आंख अलग तरीके से ट्रीट होगी, बाल अलग तरीके से ट्रीट होंगे। अगर मुझे हाथ में लग गई है तो वो स्किन डिसीज अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा।
तो वैसे ही जब डॉक्टर अलग अलग पार्ट्स को ट्रीटमेंट अलग अलग करता है, वैसे मैनेजमेंट जो है उसका नेचर अलग अलग है, तो उसको ऑपरेट भी तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। ह्यूमन रिसोर्स की मेथड अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग की अलग होगी, इसके अलावा फाइनेंस की अलग होगी, प्रोडक्शन की अलग होगी, एडवर्टीजमेंट की अलग होगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया जो मैंने बोला? मैनेजमेंट का नेचर एक इंसान के नेचर की तरह होता है कि उसको उसको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है कि एक इंसान की बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, तो अगर उसके उसको फॉर एग्जांपल उसके पैर दुख रहे हैं तो उसके लिए अलग दवाई है, आंख दुख रही तो अलग दवा है, कान में कुछ दिक्कत है तो अलग दवाई है। तो वैसे ही मैनेजमेंट में जहां जहां दिक्कतें हो गई, उन दिक्कतों को सॉल्व करने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है। ये वो टॉपिक बोलना चाह रहा था, वो शशि थरूर वाली लैंग्वेज में बोल रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं वापिस से। यहां पे क्या लिखा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि अब यहां से शुरू से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हो रहा है ना, ट्रेड और कॉमर्स कैसे डेवलप हो रहा है, जैसे एआई आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करने के तरीके बदल गए, इतनी सारी चीजें नई नई आ गई, तो मैनेजमेंट करने के तरीके भी बदलने चाहिए। तो पहला पॉइंट वही बोल रहा है कि जैसे जैसे ये ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हो रहा है ना, वैसे ही वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्रैक्टिस भी क्या बदल रही है, बदलते जा रही। ये पॉइंट समझ में आया सबको? उसके बाद सेकंड वाला, जो मैनेजमेंट जो टर्म है ना, मतलब जो टर्म है उसके डिफरेंट कॉनोटेशन है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हाईलाइट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर, मतलब के उसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट नेचर को हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो हम समझ रहे हैं यार इसको भूख लग रही है। अगर ये खुश है मतलब इसने अभी अभी मिठाई खाई है। ये मुस्कुरा के इससे फोन पे बात कर रहा है मतलब पक्का अपनी मम्मी से बात कर रहा है। ये क्या है, उसके उसके हाव भाव से हम ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा अभी क्या हुआ होगा। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स को पता लगा सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वो व्यक्ति अगर हंस रहा है तो मतलब उसने अभी मिठाई खाई है, फोन पे मुस्कुरा के बात कर रहा है मतलब मम्मी से बात कर रहा है, गुस्सा कर रहा है मतलब कि खाना नहीं मिला। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको देख करके उसके नेचर का पता लगा रहे हैं ना। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट में अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, एचआर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयज को ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ गलती हो रही है, इसीलिए हर महीने इतने सारे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं 100 किलो लेकिन लगता 60 किलो ही है, हर महीने 40 किलो कहां जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग धीरे से थैलिए में भर भर के मटेरियल घर लेके जा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान कर दिया इन लोगों ने। तीसरा, अगर सेल बहुत ज्यादा कम हो रही है, मतलब प्रोडक्शन वगैरह सब हो रहा है लेकिन बेच ही नहीं पा रहे हो, मतलब या तो एडवर्टीजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है या सेल वाले अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल, पैसा लाए 10 करोड़ लेकिन लगाया कितना 9 करोड़, 1 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये चीज समझ में आई जो मैंने बोला? एक एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं तो अच्छे समझ में आएगा। अगर मेरे सर में दर्द है बहुत ज्यादा, तो सर में दर्द होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो फॉर एग्जांपल मैंने खाना ठीक से ना खाया हो, तो कई बार अगर ठीक से खाते नहीं है तो उसकी वजह खाली पेट से सर दुखता है, जनरली बता रहा हूं। या फिर हो सकता है कि मुझे किसी चीज का टेंशन हो तो सर दुख रहा हो, या हो सकता है मुझे सर्दी हो गई हो, सर्दी होने की वजह से सर दुख रहा हो। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग लगाएंगे ना कि इसका सर दुख रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति का फॉर एग्जाम्पल पैर बहुत दुख रहे हैं तो उसके कारण हो सकते हैं भैया पैदल ज्यादा चला होगा, या फिर हो सकता है कि इसके कोई नस वगैरह में खिंचाव आ गया होगा। मतलब अगर हम एक बार उसके सिम्टम को पकड़ते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, गुस्से में बात कर रहा है मतलब पक्का खाना नहीं मिला होगा, तो ये क्या, ये कैसे पता लगाया
कि हम उसके नेचर को जानते हैं ना, सेम अगर हम मैनेजमेंट के नेचर को जानते हैं तो पता लगा लेंगे। अगर इंप्लॉय ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं मतलब एचआर डिपार्टमेंट में गड़बड़ है, पैसे का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लोन लिया था लेकिन लोन के पैसे कहां गए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पकड़ूंगा। अगर रॉ मटेरियल तो पूरा आया था लेकिन लग ही नहीं पा रहा है मतलब प्रोडक्शन में गड़बड़ है। सब कुछ बन के तैयार है लेकिन कोई बेच ही नहीं पा रहा है मतलब सेल्स में गड़बड़ है। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो बस ये सेकंड वाला यही बोल रहा है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैनेजमेंट को पढ़ने का जो तरीका है ना, मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है वो बदल गई है, क्योंकि पहले इतने सारी चीजें जो ट्रेडिशनल थी अब सब मॉडर्न आ गई है, अब सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है बदल गया, तुम बदल गए हो, इवॉल्व हो गया है मैनेजमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। अब मॉडर्न हो गई ना चीजें, पहले क्या था, पहले सब क्या थे, ट्रेडिशनल थे, धोती कुर्ता पहनते थे, आजकल पैंट शर्ट पहनते हैं, मतलब अब के क्या हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, ये नया तरीका, हेलो 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 हेलो, ये वो वाली वो बारातियों बोलते हेलो चेक वन, ऐसे लग रहा है थोड़ा सा। ये चीज आई समझ में, मतलब कि स्टडी, मैनेजमेंट की जो स्टडी है वो भी चेंज होती जा रही है एज पर दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड बोथ ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजर्स एंड अ सेट ऑफ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप। इसका मतलब पता क्या है, ये एग्जाम में याद नहीं रखना, फालतू की चीजें लिख रही है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, उतना ही याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि भाई जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स चेंज हुआ ना, वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है। पहला ये वाला पॉइंट लिखना, मैं लिखवा दूंगा, बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स चेंज हुआ वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है, पहला पॉइंट जो अपने को याद रखना है। दूसरा, मैनेजमेंट के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के डिफरेंट नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या था कि अगर एक पार्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो अगर मुझे उसका नेचर पता है, कि जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है, फैक्ट्री में माल बनता है, तो अगर प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हुई तो फैक्ट्री वालों को पकड़ लूंगा, मतलब मुझे उसका नेचर पता है। दूसरा पॉइंट तो ये लिखना है, और तीसरा बस ये लिखना है कि मैनेजमेंट को स्टडी करने की जो मेथड है बदल गई है क्योंकि सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, बस इतना ही लिखना है। बाकी थ्योरेटिकल रिलेशनशिप का सिंपल मतलब यही है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मैनेजर्स के एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ते चले गए, जैसे एक मैनेजर था, एग्जाम्पल, एक मैनेजर पहले जो है वो अकाउंटिंग करवाता था, तो अकाउंटिंग पहले लिखा पढ़ी से करवाता था। अब धीरे से जब टैली आया तो उसने अपने टीम को क्या बोला, अब चलो टैली पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर टैली के बाद और एक सैप सॉफ्टवेयर आया तो सैप पे शिफ्ट हो गए। तो बस वो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाते हैं हम मैनेजमेंट में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसको थ्योरेटिकल रिलेशनशिप का नाम बोला है। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो हो गया है डायनेमिक सब्जेक्ट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मैनेजमेंट क्या हो गया है, चेंज हो गया है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आती है और मैनेजमेंट को भी हमको चेंज करना पड़ता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को अगर आपको लिखना हो तो मैं लिखा ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ दे रखा था, उसको इजी बना देते हैं, एक मिनट है, लाइन से ही लिखे, चलो फिर मैं लिखवा दूंगा, छोड़ लाइन से लिख देंगे, एकदम लाइन से लिखेंगे, थोड़ा सा 4-5 टॉपिक हो जाए फिर लाइन से लिखवा दूंगा। समझ में आ गया पक्का? इतना ही बोल रहा है भाई कि चेंज होता रहता है मॉडर्न सोसाइटी के साथ, बस इतना ही बोला है उसने। अब इसके बाद मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, आर्ट। आर्ट मतलब कि कला है मैनेजमेंट। कला क्यों है, कला इसीलिए है क्योंकि क्या होता है ना कि मैनेजमेंट ना कोई एकदम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को कोई फॉर्म भरना है, तो फॉर्म तो पता है ना, पहले ये स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, फिर सबमिट, फिर खत्म। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा थोड़ी है, मैनेजमेंट का तो नाम ही क्या है, जुगाड़। तो जुगाड़ तो भाई सब अपनी अपनी तरीके से लगाएंगे ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मुझे मेरे दोस्तों से काम करवाना है, कि हमारे एक फंक्शन है, दोस्तों से काम करवाना चाह रहा हूं, तो क्या हर एक दोस्त क्या एक जैसे से मान जाएगा क्या? किसी को धीरे से मेरे को क्या है पैसे खिलाने पड़ेंगे, मतलब चलते को पार्टी दे दूंगा, किसी को कुछ और खिलाना पिलाना पड़ेगा जब जाके वो काम करेगा, किसी को प्यार से समझाना पड़ेगा, किसी को धमकाना पड़ेगा। तो भाई ये क्या है,
ये कोई ऐसा कुछ रूल थोड़ी है, ये तो मुझे जुगाड़ तुगाड़ लगानी पड़ेगी ना। तो ये मैनेजमेंट ना आर्ट है, रोज जुगाड़ लगानी पड़ती है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही करना है। उन सरकमस्टांसेस के हिसाब से क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपने जो है, मान लो कोई चोर है, उसने किसी का पर्स खींचा, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, तो वो उसको जहां जगह मिलेगी वहां से कूद के भाग जाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, वो आर्ट है, उसका वो अलग आर्ट है। कि ऐसा थोड़ी है कि वो उसी गली से जाएगा, उसको मालूम है यहां से पुलिस मिल सकती है, तो वो कुछ भी कर लेगा, साड़ी पहन करके आ जाएगा, कुछ कुछ भी कर लेगा ताकि पुलिस के सामने बच जाए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? उसको जैसा मर्जी, जैसे वो बच सकता है वो तो वैसे बचेगा ना। मतलब अगर परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई कि जिस गली से वो भागता था उस गली में ऑलरेडी तो पुलिस वाले लगे हुए हैं, तो वो गली चेंज कर लेगा, कहीं और चला जाए, किसी घर में घुस जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना अपनी मेथड्स को। एक और एग्जांपल, कोई व्यक्ति जो है वो डांस कर रहा है, ठीक है, तो डांस तो फॉर एग्जांपल उसकी स्टेप बिगड़ गई तो डांस जो है सो रोक थोड़ी देगा, वो कोई दूसरी स्टेप कर लेगा। ये आर्ट है ना। आर्ट तो क्या है, सब, जैसे फॉर एग्जांपल मजनू भाई की पेंटिंग है, तो अगर मजनू भाई बनाएंगे तो अलग तरीके से बनाएंगे, कोई और आर्टिस्ट बनाएगा तो अलग तरीके से बनाएगा। भाई वो तो आर्ट है। जैसे एक रोल एक एक्टर अलग तरीके से करेगा, वही रोल किसी और एक्टर को बोलो वो अलग तरीके से करेगा। तो आर्ट की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि वो एकदम मोनोटोनस नहीं होता कि वैसा ही करना है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मैनेजमेंट भी क्या है, लोग अपने हिसाब से करते हैं, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे सूट करता हो आप वो लगा लो। इसीलिए उसको बोला है मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब बोलना क्या चाह रहा है, बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है। स्किलफुल का मतलब कुछ आना चाहिए ना, जैसे गाना गाना एक स्किल है, हर कोई थोड़ी गाएगा। आप बोलोगे बाथरूम में नहाते हुए गाता हूं, तो आप सिंगर थोड़ी हो। मतलब स्किल का मतलब उसके अंदर एक कला है। क्रिकेट में विराट कोहली के पास वो स्किल है कि उसी को मालूम है कवर ड्राइव कैसे लगती है, अपन नहीं मार सकते, क्यों, वो उसकी स्किल है। और वो पर्सनल एप्लीकेशन है, मतलब वो खुद पर्सनली 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 वो आर्ट कर रहा है ना, उसके जैसा आर्ट कोई और थोड़ी कर सकता है। जैसे होता है ना, अरिजीत सिंह जैसा गाना कोई और थोड़ी गाएगा, उसी को मालूम है कैसे गाना है। तो ये स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है किसका, एग्जिस्टिंग नॉलेज का, कि जो उसको चीज आती है, मतलब उसको गाने का नॉलेज है, उसको डांस का नॉलेज है, उसको क्रिकेट का नॉलेज है, तो वो उस नॉलेज को क्या कर रहा है, उस नॉलेज को पर्सनली क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ताकि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो अगर हम विराट कोहली का एग्जांपल लें कि विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता है वो क्या है, उसका आर्ट है। तो एक बात बताओ, वो जो अपनी स्किल है, स्किल मतलब क्या, कवर ड्राइव, तो ये जो वो कवर ड्राइव जो मार रहा है वो क्या है, स्किल। तो स्किल का एप्लीकेशन है ना, कि कौन सी स्किल, पर्सनल स्किल, तो उसकी पर्सनल स्किल का एप्लीकेशन कर रहा है। और उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा क्रिकेटर बनना। तो अच्छे क्रिकेटर बनने के लिए अपनी स्किल को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो यूज और अप्लाई करने को क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे। आर्ट इसको बोला जाता है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। अब वो कैसे आएगा, पढ़ाई कर लो, सीख लो, किसी को परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व कर करके सीख लो। जैसे द्रोणाचार्य का बोलते हैं वो एकलव्य का, कि एकलव्य ने सिर्फ मूर्ति बना के वो सीख लिया था तीर चलाना। तो किसी को ऑब्जर्व करके आप देख लो, सीख सकते हो, स्टडी करके सीख सकते हो, या काम करके सीख सकते हो। मतलब आर्ट को डेवलप करने से विराट कोहली ने किसी सीखा, नए बड़े बड़े क्रिकेटर्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद खुद बहुत प्रैक्टिस करी, एक्सपीरियंस किया, तो वो आर्ट उसने डेवलप कर लिया। सिंस आर्ट इज अ कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड काइंड इन, ये क्या लिखा है, इंजीनियरिटी, ये क्या क्या लिखते हैं, क्रिएटिव है। कुल मिला के क्रिएटिविटी का मतलब है, क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिस, बहुत बेसिक प्रिंसिपल। इसका पूरा मतलब ये है कि मुझे जो एप्लीकेशन करनी है ना मेरे आर्ट की, वहां पे मुझे क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। एग्जाम्पल समझो, अपन क्रिकेट का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे मैं एक तरीके से शॉट मारता था, मतलब मैं नहीं, विराट कोहली मान लो, तो विराट कोहली एक तरीके से शॉट मारता था, लेकिन इस बार बॉल उसने अलग तरीके से डाली, मतलब बॉल गूगली डाल दी। तो अब बॉल अगर अलग तरीके से डाली और मैं वैसे ही मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, तो उसको फटाफट से अपना शॉट चेंज करना पड़ेगा ना। मतलब ये क्या किया विराट कोहली ने, क्रिएटिविटी दिखा दी। क्रिएटिविटी मतलब कि उसका आर्ट है,
तो जरूर मैंने क्या बोला, आर्ट कोई एक जैसा थोड़ी कि वैसे ही परफॉर्म करना है। तो जैसी परिस्थिति, बॉल अगर इधर आ रही थी तो वैसे मार रहा था, बॉल अगर उसने ऐसे करके टर्न कर ली तो वैसे मारेगा ना छक्का। मतलब उसने क्या दिखाई, क्रिएटिविटी दिखाई। तो आर्ट का पूरा मतलब पता क्या है, मैं मेरी स्किल को, मेरी पर्सनल स्किल को क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। और ये स्किल मैं कैसे डेवलप करता हूं, ऑब्जर्व करके, स्टडी करके, या फिर खुद से प्रैक्टिस एक्सपीरियंस लेकर के। और क्या करूंगा, मैं क्रिएटिविटी दिखाऊंगा ताकि क्या करूं, मैं मेरे बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करूं। तो जैसे आर्ट है ना, जैसे आर्ट को अपन ने डिफाइन किया, वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या होता है, आर्ट होता है। अब आर्ट कैसे होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। मतलब पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज सीखोगे। ये कैसे सीखोगे, कोई डिग्री होती है ना एमबीए, तो एमबीए में क्या सिखाया जाता है, मैनेजमेंट ही तो सिखाया जाता है। तो ये एमबीए है ना, ये कौन सी डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है। तो आप क्या करो, या तो किसी को देख करके सीख लो, या मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लो, या कोई कोर्स कर लो, या फिर किसी भी तरीके से पहले आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। मतलब कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो थ्योरेटिकल नॉलेज आप किससे ले सकते हो, मतलब कुल मिला के एक्सपर्ट इन द रिस्पेक्टिव एरियाज हैज ड्रिवन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। इसका मतलब क्या है, आर्ट की बात कर रहा है। जैसे आप क्या करोगे, विराट कोहली को पहले थ्योरी तो सीखनी पड़ेगी ना, कि भाई इसको क्या बोलते हैं, ऐसे मारने को क्या बोलते हैं, बॉलिंग कैसे डाली जाती, वो पहले कुछ थ्योरी तो लेगा, ज्ञान तो लेगा, प्राप्त करेगा। जैसे अगर मुझे एग्जाम देनी है तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करो, बेसिक प्रिंसिपल्स को समझो। जैसे डांसिंग का लिटरेचर सीखो, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, म्यूजिक हो गई। तो म्यूजिक क्लास जाना पड़ता है ना, एक्टिंग क्लास जाना पड़ता है, तभी तो हम सीखेंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। तो पहले आप एग्जिस्टिंग नॉलेज लेते हो, फिर आप उस पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई करते हो। जैसे विराट कोहली के सर ने पहले उसको शॉट मारना सिखाया, अब वो मैच में अप्लाई कर रहा है। अब वो मैच में उन्हीं शॉट को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। मतलब ये जो नॉलेज उसको मिली ना अपने सर से, अपने कोच से जो उसको नॉलेज मिली, अब वो क्या करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर्ट डिपेंड करता है। मतलब ये क्या करेगा, पर्सनलाइज का सिंपल मतलब है कि ये मैं अलग तरीके से खेलूंगा, कोई और अलग तरीके से खेलेगा। तो विराट कोहली ने एक स्लिप किसी से थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, अब वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, मैच में जाकर के उसी पर्सनलाइज नॉलेज को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। और लास्ट में वो प्रैक्टिस करेगा और क्रिएटिविटी दिखाएगा। मतलब अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को क्या करेगा, मैच दर मैच क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। और प्रैक्टिस करके क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये आर्ट अपन इतना क्यों कर रहे हैं, देखो आर्ट का सिंपल मतलब क्या होता है, कला। और कला सबकी डिफरेंट होती है। मतलब कोई एक अलग तरीके से पेंटिंग बनाता है, कोई अलग तरीके से। एक क्रिकेटर एक अलग तरीके से खेलता है, कोई अलग तरीके से खेलता है। जैसे एमएस धोनी जो है वो हेलीकॉप्टर शॉट जो वो मारता है, वो हर कोई नहीं मार सकता। तो हमने क्या बोला, पहले आप सीखो, सीख करके क्या करो, आप क्या करो, उसको अप्लाई करो, और अप्लाई करके प्रैक्टिस करो, और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। तो जैसे हम किसी आर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, पहले मैनेज कैसे करते हैं वो सीखो। कैसे सीखोगे, या तो मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, या कहीं पे जा करके इंटर्नशिप कर लो, या किसी को असिस्ट करके पहले देख लो कैसे मैनेजमेंट होता है। फिर मैनेजमेंट में अपनी उस स्किल्स को अप्लाई करो, और फिर धीरे धीरे क्या करो, ग्रो करो, और मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी दिखाते चले जाओ। क्योंकि आपके पास रोज नई नई प्रॉब्लम आएगी, तो नई नई प्रॉब्लम को आप मैनेज कैसे करोगे, नई नई प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करोगे। तो नई नई प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से रोज मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ जो मैंने बोला। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला होती है। कला का मतलब क्या होता है, आर्ट का सिंपल मतलब मैंने क्या बताया, थोड़ा सा आपको समझ में आया। आप बताओ आर्ट का मतलब क्या बोला मैंने, स्किल्स होती है। तो आर्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मतलब नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेकर के सेकंड हमको उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। जैसे विराट कोहली ने पहले अपने कोच से क्रिकेट खेलना सीखा, फिर उसको मैच में जाकर के अप्लाई किया,
और अप्लाई करके रोज प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करके क्या करता है वो क्रिएटिविटी दिखाता है। मतलब वो मैच में जैसे परफॉर्म करता है क्रिएटिव तरीके से परफॉर्म करता है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। जैसे सक्सेसफुल मैनेजर पता है क्या करता है, डे टू डे जॉब में अपने मैनेजिंग स्किल्स को क्या करता है, इवॉल्व करता रहता है, एक आर्ट की तरह यूज करता है। जैसे स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, और फिर ये क्या करता है कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, और फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वो क्या करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन चीजों को अप्लाई करता है। लेकिन अप्लाई कैसे करता है, अलग अलग तरीके से। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से चलती है, दूसरी अलग तरीके से चलती है। बस यही कुल मिला के समझाना था, बाकी ज्यादा दिमाग में आपके घुसेगा नहीं, इसलिए एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ना, एक बार पढ़ के आना, फिर मंडे को जब मैं आऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। इसके ऊपर पहले एक बात बताओ, जहां तक मैंने अभी तक मैनेजमेंट पढ़ाया है क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा है कि वापस बताऊं? ठीक है, एंड करें फिर। यहां तक ऑब्जेक्टिव आपने लिख ही लिए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव के बाद ये इंपॉर्टेंस भी लिख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतना आप जरूर होमवर्क में करके आ जाना, तो अपने इंपॉर्टेंस तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन नेचर और आर्ट वगैरह ये सब लिखना चालू कर देंगे आगे के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय। टाइमिंग का मैं बता पूछता हूँ यार, बहुत लफड़े हो रहे हैं तुम्हारे। अकाउंट्स भी लगवाना है और टाइमिंग्स को। तो आप लोगों ने ट्वेल्थ में मैथ्स किस किसने लिया है? किसी ने भी नहीं लिया है? अच्छा, मैं बोलता हूँ, रुको करते हैं।